वेलकम टू जुनून बैच। लेक्चर नंबर 19 में हम लोग पढ़ेंगे डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। बच्चों अभी थोड़ा सा लेट हो रहा है वीडियो डालने में, उसकी दो वजह है। पहली वजह यह है कि आपका जो शेड्यूल दिया गया है एग्ज़ाम का, उसके हिसाब से हम लोग जाना चाह रहे हैं। जैसे अगले एग्ज़ाम में आपका शायद फ्राइडे को होगा, उसमें दो चैप्टर आएगा फिजिक्स का, जो एक है वर्टिकल मोशन और दूसरा है सर्कुलर मोशन। तो वर्टिकल मोशन हमने पढ़ लिया है, सर्कुलर मोशन आज पढ़ लेंगे, सर्कुलर मोशन आज पढ़ लेंगे। तो दोनों पढ़ने के बाद आप एग्ज़ाम देंगे, टेस्ट जो नेक्स्ट टेस्ट आने वाला है, ठीक है। तो और दूसरी वजह ये है, पहली वजह ये थी कि एग्ज़ाम के हिसाब से चलना है, दूसरी वजह ये है कि अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होता है सब लोगों को। तो इस वजह से भी लेक्चर थोड़ा सा हम लोग अपलोड करने में, डालने में थोड़ी देरी हो रही है, लेकिन और 8-10 दिन बचे हुए हैं, उसके बाद फिर लेक्चर डेली बेसिस पे आने लगेगा। आप लोग भी ठीक से पढ़ाई करेंगे, जैसे हम लोग को समझ में आएगा। पिछले लेक्चर में बहुत लोगों ने देखा, जब हम लोग देखते रहते हैं कि बच्चे किस तरह से देख रहे हैं। अगर आप लोग ठीक ठाक वीडियो देखते रहेंगे, हम लोग साथ चलते रहेंगे, तो हम लोग भी तेज़ी के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। अदरवाइज़ हम लोग भी स्लो हो जाते हैं। तो आप लोग भी ठीक ठाक पढ़ाई कीजिए और हम लोग भी आपके साथ आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग सर्कुलर मोशन। ये होता क्या है, कोई एक पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल, जैसे देखिए मास m है, ये एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पे अगर मूव कर रहा है तो इसको बोलते हैं हम लोग सर्कुलर मोशन, जिसमें ये फिक्स्ड डिस्टेंस को बोला जाता है रेडियस और फिक्स्ड पॉइंट को बोलते हैं हम लोग सेंटर, ठीक है। इसके बाद आप रोटेशनल मोशन भी पढ़ेंगे। तो रोटेशनल मोशन में क्या होता है, एक इसमें तो एक पॉइंट जा रहा है, जैसे सपोज कीजिए एक बड़ी सी बॉडी है, ये एक एक्सिस के चारों तरफ घूम रही है। तो इस एक्सिस में इस बॉडी बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलके बने हुए हैं। तो जितने भी पार्टिकल्स होते हैं सभी का अपना एक सर्कुलर मोशन होता है। तो यहाँ से एक बात समझ में आ रही है कि एक अगर हम बॉडीज़ लेते हैं पूरा, जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई है, तो वो बॉडी जब एक्सिस के चारों तरफ घूमता है तो उसको रोटेशनल मोशन बोलते हैं। और अगर एक सिंगल पार्टिकल का हम लोग लेते हैं इस तरह का मोशन, तो इसको बोलते हैं हम लोग सर्कुलर मोशन, ठीक है, ओके। तो सर्कुलर मोशन में क्या क्या पढ़ना है हम लोग को, तो लीनियर में जो हम लोग पढ़ रहे थे डिस्प्लेसमेंट, हम लोग यहाँ पे कंपेयर करके पढ़ना ज़्यादा अच्छा है। जैसे हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन में पढ़ रहे थे डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, तो यहाँ भी पढ़ेंगे एंगुलर, सिर्फ एंगुलर नाम लगा देना है। एंगुलर अगर कर देंगे हम लोग तो एंगुलर क्वांटिटीज़ हो जाएगी। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, ये तीनों पढ़ने के बाद आपको मैं तीनों का कंपेयर करूँगा लीनियर के साथ, तो पढ़ने में आसानी होगी, ठीक है। अभी जो लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे इस पर हम लोग सिर्फ सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, रोटेशनल डायनामिक्स नहीं पढ़ेंगे। मतलब उसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, डायनामिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, तो वो अभी नहीं पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग सिंगल पार्टिकल का मोशन पढ़ रहे हैं, सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं। इसको भी बोला जाता है डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, फिर हम लोग एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। एंगुलर एक्सेलरेशन में पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दोनों में एक्सेलरेशन कैसे आता है, कौन कौन सी एक्सेलरेशन होती है, उसको पढ़ेंगे। फिर इसमें हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, मेन पढ़ेंगे हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में, ठीक है, ओके। तो हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं और देखिए आप, इसमें मैं सर्कुलर मोशन पढ़ा, सर्कुलर मोशन में और क्या क्या आप देख समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। तो सर्कुलर मोशन में आप देखिए, इसको आपने नोट कर लिया होगा, मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। देखिए सर्कुलर मोशन में जो एक बेसिक चीज़ें जो वेक्टर में मोशन में बताई जाती है, ये 2D मोशन है, 2D मोशन। इसमें
इसमें मेन होता है, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल रहे हैं तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है। इसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है स्पीड कांस्टेंट होगी और वेलोसिटी वेरिएबल होगी, ठीक है। इसका कारण ये है कि अगर कोई बॉडी इस तरह से सर्कुलर मोशन कर रही है, उसका मैग्नीट्यूड कुछ होगा, तो मैग्नीट्यूड तो एक ही स्पीड से, स्पीड का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। तो एक ही वेलोसिटी, सपोज के लिए 20 मीटर पर सेकंड, एक ही स्पीड से ये घूमती रहेगी इसके अंदर, तो इसका स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन इसमें डायरेक्शन कैसे शो करते हैं हम लोग, टेंजेंशियल शो करते हैं। किसी भी पॉइंट पर अगर आपको इसको डायरेक्शन शो करना है, डायरेक्शन इंडिकेट करना है, तो आप बोलेंगे इसका टेंजेंशियल, टेंजेंट बना देंगे तो वो डायरेक्शन ऑफ मोशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने बनाया डायरेक्शन, टेंजेंट बनाया, तो इसको बोलेंगे हम लोग डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन बोलेंगे यहाँ पर, या डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो आप सर्कुलर मोशन में आप देख रहे हैं कि स्पीड मतलब एक ही मैग्नीट्यूड के साथ कोई भी बॉडी मूव करेगा तो उसकी स्पीड कांस्टेंट होगी, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है, क्योंकि हर पॉइंट पर उसका डायरेक्शन अलग अलग होता है, टेंजेंशियल होता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। अगर हम लोग बात करें नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, नॉन UCM, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो उसमें क्या होता है कि उसमें स्पीड और वेलोसिटी, तो इसमें दोनों वेरिएबल होता है, स्पीड भी वेरिएबल होता है और वेलोसिटी भी वेरिएबल होती है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपको डिफरेंस समझ में आ गया कि इसमें स्पीड कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी वेरिएबल होगी यूनिफॉर्म में, नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड वेरिएबल है और वेलोसिटी वेरिएबल है। इसका मतलब ये है कोई आदमी या बॉडी मूव कर रहा है, जैसे 20 मीटर पर सेकंड से यूनिफॉर्म में मूव कर रहा था, तो यहाँ पर इसकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी, 20 से 25, 26, ये स्पीड घटती भी जाएगी। दोनों को बोलते हैं हम लोग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन वेलोसिटी हमेशा से, वेलोसिटी में क्या होता है कि दोनों पाया जाता है ना, वेलोसिटी का मतलब होता है कि डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड, दोनों अगर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी को हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट, अगर दोनों वेरिएबल है तो वेलोसिटी को बोलेंगे दोनों में से कोई एक भी वेरिएबल है तो वेलोसिटी वेरिएबल हो जाएगी, दोनों वेरिएबल है तब भी वेरिएबल होगी, ठीक है। तो ये एक थोड़ा छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हम लोग आते हैं इसमें क्या क्या क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे। तो पहला होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं जैसे पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट पी पे पहुंच गया, सपोज कीजिए, तो ये पार्टिकल ये सेंटर पे कितना एंगल बनाया, इसको बोलते हैं हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर होता है, इसको एस को बोलेंगे लीनियर, यहाँ से यहाँ जा रहा है लीनियर। अगर एक बड़े से सर्कल में छोटा सा एक पार्ट कट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन ही होगा, तो इसको बोलेंगे हम लोग लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ये एंगुलर होता है, दोनों के बीच में रिलेशन आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, S = r थीटा, और इसका वेक्टर फॉर्म होता है r क्रॉस थीटा। थीटा क्रॉस r मत लिखिए क्योंकि यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है, आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट में अगर हम लोग थीटा क्रॉस r कहेंगे डायरेक्शन उल्टी पड़ जाएगी। ये एक टाइप का एक्सियल वेक्टर होता है क्योंकि एक्सिस के अलाउंग लगता है। मान लीजिए सर्कुलर मोशन है, इसमें अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन फाइंड करना है तो क्या होगा, जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है वैसे आप राइट हैंड थंब रूल इस्तेमाल कीजिए, वैसे कर्ल कर लीजिए। ऐसे क्लॉकवाइज है तो ऐसे, अभी मैं एंगुलर वेलोसिटी में इसको बताऊंगा। क्लॉकवाइज है, ऐसे का जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसे हाथ रखिए तो बाहर की तरफ। देखिए इसको मैं डायरेक्शन बताता हूँ कैसे करना है आपको। अभी वेलोसिटी में भी बताना है आपको। यह हो गया आपको एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ मिल गया क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन अगर जानना है तो कैसे हम लोग जानेंगे, तो यहाँ पर देखिए डायरेक्शन के लिए राइट हैंड थंब रूल है,
राइट हैंड थंब रूल में क्या करना है, जिस डायरेक्शन में जा रहा है बॉडी वैसे हाथों को कर्ल करना मतलब मोड़ना, और थंब जिधर निकलेगा वो आपको डायरेक्शन बताएगा। तो ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज है, तो ऐसे बाहर की तरफ थंब निकल रहा है, यानी कि सेंटर पे बाहर की तरफ आपका डायरेक्शन होगा, सेंटर पे बाहर की तरफ डायरेक्शन होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। इसीलिए सेंटर पे होता है, इस एक्सिस पे होता है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। ठीक है, अगर क्लॉकवाइज होता है तो हाथ को जिधर इस डायरेक्शन में मोड़िए क्लॉकवाइज में, फिर थंब खोलिए, थंब अंदर की तरफ इंडिकेट कर रहा है, तो अंदर की तरफ हम लोग बोलेंगे ये अंदर की तरफ जा रहा है, इसको बोलेंगे हम लोग को इसका डायरेक्शन अंदर की तरफ है। क्रॉस डॉट सब दिखाऊंगा मैं एंगुलर वेलोसिटी में। ठीक है, फिर इसका डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन लेस है, क्योंकि ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है इसलिए डायमेंशन लेस है, m0 l0 t0, और इसकी यूनिट होती है रेडियन। तो फिजिक्स में ये एग्जाम्पल भी है, ऐसा एग्जाम्पल है जिसका डायमेंशन नहीं होता है लेकिन यूनिट होती है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिट बट नो डायमेंशन। इसकी यूनिट होती है लेकिन इसकी डायमेंशन नहीं होती है। तो चलिए ये था हमारा छोटा सा, फिर हम लोग न्यूमेरिकल में देखेंगे इसको, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का इंट्रोडक्शन, फिर एंगुलर वेलोसिटी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग आगे की तरफ दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसका दूसरा टॉपिक है हमारा एंगुलर वेलोसिटी, जिसको ओमेगा, ये ऐसे लिखा हुआ, इसको बोलते हैं हम लोग ओमेगा, ग्रीक लेटर है, ओमेगा से डिनोट किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है, ये मेज़र करता है, इट मेज़र हाउ फास्ट और स्लो अ बॉडी इज़ रोटेटिंग। इसका मतलब है कि एक बॉडी कितना फास्ट या स्लो रोटेट कर रहा है। ठीक है, इसका डेफिनेशन होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड। आप इसको बोल सकते हैं ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है डेल थीटा बाई डेल टी, इसको एवरेज बोलते हैं, और इंस्टेंटेनियस होता है डेल डी थीटा बाई डी टी। देखिए जब लॉन्ग इंटरवल के लिए होता है, तो आप स्ट्रेट लाइन मोशन में पढ़े हैं, जब कोई भी मोशन लॉन्ग इंटरवल में देखा जाए, लॉन्ग इंटरवल में देखा जाए, तो वहाँ जो ओमेगा निकलेगा वो एवरेज निकलेगा। ठीक है, तो उसको हम डेल थीटा बाई डेल टी, डेल थीटा बाई डेल टी को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, थीटा 2 माइनस थीटा 1 बाई T2 माइनस T1। आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो समझ में आ जाएगा। और हम लोग बहुत शॉर्ट टाइम के लिए करते हैं, शॉर्ट इंटरवल यानी कि शॉर्ट टाइम के लिए करते हैं। कोई मोशन शॉर्ट टाइम के लिए अगर हम लोग मेज़र कर रहे हैं या देख रहे हैं, तो उसमें हम लोग कैलकुलस का यूज़ करते हैं, डी थीटा बाई डी टी का। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस। ओके, इसका भी डायरेक्शन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की तरह देखा जाता है, राइट हैंड थंब रूल। तो एक्चुअली जितने भी एंगुलर क्वांटिटीज़ होते हैं सभी ऐसे ही देखा जाता है, और सब एक्सियल वेक्टर्स होते हैं। इसमें भी डायरेक्शन मैंने बना रखा है एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसे अपवर्ड की तरफ, क्लॉकवाइज ऐसे डाउनवर्ड की तरफ। ठीक है, या आप मोशन ऐसे देख रहे हैं, आपका एक्सिस जैसा होगा, ऐसे देख रहे हैं अपवर्ड या डाउनवर्ड। अगर आप ऐसे देख रहे हैं वर्टिकली, ऐसे देख रहे हैं, तो ऐसे जाएंगे इनवर्ड आउटवर्ड। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये थी हम लोग की एंगुलर वेलोसिटी। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसका यूनिट क्या हो सकता है, इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा। वेक्टर फॉर्म होगा इसका r क्रॉस ओमेगा, v इक्वल टू r क्रॉस ओमेगा। वेक्टर फॉर्म होगा v इक्वल टू r क्रॉस ओमेगा। चलिए पहले ऐसे लिखते हैं r क्रॉस ओमेगा। ठीक है, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तब इसको ओमेगा जब सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ऐसे लिखना है आपको, ऐसे परपेंडिकुलर कंपोनेंट, या आप ओमेगा
v बाई आर परपेंडिकुलर लिख सकते हैं। ये आपका हुआ वेक्टर फॉर्म, ये वेक्टर फॉर्म हुआ, लेकिन फॉर कैलकुलेशन पर्पस ये दोनों में से कोई एक यूज़ होगा, ठीक है। कैलकुलेशन के लिए हम लोग, इसका मतलब है v परपेंडिकुलर का मतलब है परपेंडिकुलर v, इसका मतलब है कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ v। जब कैलकुलेशन करेंगे ओमेगा के लिए तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ v लेंगे या परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ r लेंगे। r का मतलब जहाँ से बॉडी घूम रही है और जहाँ पॉइंट ऑफ रोटेशन है उसके बीच की दूरी, ठीक है। दोनों में से कोई एक लेंगे, आगे मैं एग्जांपल देके आपको बताऊंगा। इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा ओमेगा, ऊपर था ना ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी, तो इसका यूनिट हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। बहुत बार आपको देखिए आरपीएम में लिखा रहेगा, आरपीएम आरपीएस भी यहाँ दिया रहेगा। आरपीएम रोटेशन पर मिनट, आरपीएस रोटेशन पर सेकेंड। तो आपको जब ओमेगा निकालने के लिए दिया होगा तो वहाँ पर इस फॉर्म में भी यूनिट होंगे, तो इसको आपको रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा। कैसे कन्वर्ट होगा मैं अभी आपको बता देता हूँ, एक फॉर्मूला दे देता हूँ, उससे आप कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आप इसका डायमेंशन क्या होगा वो लिख लीजिए। डायमेंशन के लिए देखिए थीटा का तो कोई डायमेंशन नहीं होगा, टाइम का होगा, तो लिख सकते हैं आप m0 L0 t -1, t नीचे t -1, सिर्फ टाइम के लिए होगा। इसीलिए इसका जो डायमेंशन होता है सेम एज फ्रीक्वेंसी होता है, सेम एज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को अगर आप ईटा से जोड़ करें तो आपको फॉर्मूला पता है कि 1/t टाइम पीरियड का उल्टा होता है। तो फ्रीक्वेंसी का जो डायमेंशन होता है वही होता है एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन, ठीक है। अब हम लोग कुछ एग्जांपल से समझते हैं कि इसमें कैसे हम लोग इसका क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ओके। इसमें देखिए थीटा दिया हुआ 2t² + 1, हमको ओमेगा फाइंड करना है। तो टाइम बोला है फर्स्ट क्वेश्चन में 3 सेकेंड, तो इसका मतलब क्या है, 3 सेकेंड का मतलब है आपको ओमेगा इंस्टेंटेनियस फाइंड करना है। तो इंस्टेंटेनियस के लिए आपको सीधा इसको डिफ्रेंशिएट कर देना होगा। तो डिफ्रेंशिएट कीजिए, कितना होगा 4t + 1 का 0 हो जाएगा, इसका 4t, इसका 0 हो जाएगा। तो आपके पास 4t है, जिसपे इसको बोला 4t आया आपका ओमेगा इंस्टेंटेनियस, और टाइम बोला है 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड में इसको t की जगह पुट कर दीजिए, तो 12 रेडियन पर सेकेंड ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हुआ एक नंबर का आंसर, 1 नंबर। दूसरे में बोला है कि 0 से 3 सेकेंड, इसका मतलब ये बोला है ओमेगा एवरेज निकालना है। तो ओमेगा एवरेज का फॉर्मूला होता है डेल थीटा बाई डेल टी, इसका मतलब θ2 बाई θ1 t2 - t1। तो t2 तो आपको 3 सेकेंड है, t1 0 सेकेंड है, θ2 θ1 निकालना पड़ेगा आपको। 3 सेकेंड पे कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था और 1 सेकेंड में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसको फाइंड करना होगा। तो θ2 अगर हम लोग को फाइंड करना है, इसका मतलब है इसमें t के जगह पे आप पुट कर दीजिएगा 3 सेकेंड, 3 का स्क्वायर + 1, तो 9, 18 + 19 19 हो गया। θ1 हो जाएगा 2 × 1 सेकेंड पे बोला है, θ0 बोला है, तो θ0 का मतलब हुआ कि t की जगह पे 0 पुट कर दीजिए +1, तो 1 आ जाएगा θ2। तो इसको यहाँ पे पुटअप कर दिए 19 - 1, तो कितना मिलेगा 18/3, तो 6 रेडियन पर सेकेंड, ये आंसर आ गया 18/3, 6 रेडियन पर सेकेंड। अब चलते हैं हम लोग दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। देखिए हम लोग को इस फॉर्मूला का थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि ओमेगा का मतलब v परपेंडिकुलर बाई r। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ कि ओमेगा फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू p के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है, कहाँ पर, x पर और y पर। तो अगर हम लोग को ओमेगा x पर फाइंड करना है, ओमेगा x, तो v परपेंडिकुलर बाई r, तो ये देखिए r, इसको r बोलेंगे। r और v में आपस में क्या एंगल बन रहा है 90, परपेंडिकुलर है।
यानी कि वी परपेंडिकुलर यहाँ पे गिवन है 10/r का मतलब 4 दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 2.5 रेडियन पर सेकेंड, 2.5 रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है वाई पर। वाई पर निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ओमेगा वाई पर भी वी परपेंडिकुलर बाई आर करना होगा। तो आर यहाँ पे गिवन है 5 मीटर, और यहाँ पर देखिए आप, ये सीधा जा रहा था ऐसे वेलोसिटी, लेकिन ये आर दिया हुआ, इसका ये वी जो है परपेंडिकुलर कंपोनेंट नहीं है, तो इसको दो पार्ट में तोड़ना पड़ेगा। इसको आप नोट कर लीजिए, इसको मैं मिटा देता हूँ, इस पार्ट को, इसको दो पार्ट में तोड़ना होगा। एक ऐसे दो कंपोनेंट होंगे और एक ऐसे जाएगा, ये पॉइंट वाई है, तो दो कंपोनेंट में टूटा, इसको बोलेंगे हम लोग 37 डिग्री एंगल, ज्योमेट्री से आ जाएगा। तो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, ये होगा v cos 37, v cos 37। तो हम लोग को यही चाहिए, v परपेंडिकुलर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, क्योंकि ये r और ये दोनों देखिए आपस में 90 डिग्री पर है, तो v परपेंडिकुलर मतलब v cos 37/r। अब वैल्यू पुट करते हैं 10, cos 37 कितना होगा 4/5, 4/5, और r कितना है 5 दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग इसको कैंसिल सॉल्व कर लेते हैं, 2 तो 6/5 हो जाएगा, तो 1.1 आएगा, 1.2 रेडियन पर सेकेंड यहाँ आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन में बोला गया है कि पॉइंट Q पर इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी। तो पॉइंट Q पर अगर हम लोग इसका डायग्राम बनाएं, तो देखिए यहाँ पे कैसे डायग्राम बनेगा। Q पर ये ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पर ऐसे जाएगा, फिर उसके बाद इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक ये वाला x वाला, एक y वाला। तो ये एंगल 37 है, तो ये भी 37 आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे, ये इस वाले कंपोनेंट को बोलेंगे v, वेलोसिटी 10 है, v cos 37। ठीक है, अब देखिए ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं, ये दोनों हैं रेंज, और ये रेंज का मतलब यहाँ r हो जाएगा, r और v में आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, r और v आपस में परपेंडिकुलर है। तो हम लोग को इसमें सॉल्व करने के लिए अगर हम लोग को निकालना है ओमेगा एट q निकालना है, तो v cos 37/r, r का मतलब हम लोग लेना पड़ेगा रेंज। रेंज हमने सॉल्व कर लिया है, v कितना है 10 है, cos 37 कितना होगा 4/5 होगा, और इसके नीचे 48/5 है, 48/5। तो सबको हम लोग लिखेंगे, ये 5 × 2 आ जाएगा 8, 8/48 × 5 ऊपर चला जाएगा, तो 8/6, 6 आएगा, तो 5/6 रेडियन पर सेकेंड, ये हमारा आंसर हो जाएगा पॉइंट Q पर। ठीक है, ओके। तो एंगुलर वेलोसिटी का ये क्वेश्चन सॉल्व हम लोग देख लिए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखिए, इसमें अब थर्ड टॉपिक आता है एक्सेलरेशन। सर्कुलर मोशन में किस टाइप के एक्सेलरेशन आते हैं, तो इसमें बड़ा ध्यान से पढ़ना होता है, क्योंकि UCM यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसमें दोनों में अलग अलग टाइप के एक्सेलरेशन आएंगे, तो उसको हम लोग को ध्यान रखना है। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का शुरू में ही मैं बता दिया था कि क्या इसके मतलब है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपको मिलेगा ओनली सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, और नॉन यूनिफॉर्म में मिलेगा आपको सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन मिलेगा, देन आपको मिलेगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिलेगा, देन आपको मिलेगा नेट एक्सेलरेशन मिलेगा, देन उसके बाद एंगुलर एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक है, तो इसके सब हम लोग नोमेनक्लेचर कैसे, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, खुद बना कर रख सकते हैं आप। सेंट्रीपेटल, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन और एंगुलर को अल्फा से नोट करते हैं। ठीक है,
तो दोनों में इस तरह का एक्सेलरेशन पाया जाता है। तो आप 1 बाई 1 करके, जैसे यूसी में ये देखिए आपका सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन तो दोनों में आ रहा है, तो सेंट्रीपेटल ही पहले पढ़ लेते हैं हम लोग। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपेटल वर्ड का मतलब ये होता है ऑलवेज सीकिंग ऑफ सेंटर, सीकिंग ऑफ सेंटर, ठीक है। ऑलवेज सीकिंग ऑफ सेंटर मतलब कि डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स सेंटर, टुवर्ड्स सेंटर, ठीक है। एक्सेलरेशन होगा टुवर्ड्स सेंटर। अब इसको इसकी फॉर्मूला क्या है वो देख लेते हैं। कोई अगर पार्टिकल घूम रहा है सर्कल में तो डायरेक्शन होगा सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का ये होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है v² या ω²r, ठीक है। v² या ω²r, ओके। तो अब इसको हम लोग v² या ω²r हम लोग जानते हैं, अगर v² है तो आप ω² बना सकते हैं, क्योंकि आपके पास पहले से रिलेशन है v = ω/r। तो v की जगह पुट कर दीजिए ω²r² हो जाए, नीचे में r है कैंसिल आउट होकर ये मिलेगा, ठीक है। तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन ये होता है। फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग टेंजेंशियल क्या होता है, फिर पढ़ेंगे नेट एक्सेलरेशन क्या होता है, ओके। देखिए नेक्स्ट आएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। यहाँ पर मैं लिख दिया कि ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड, यानी कि ये नॉन यूसीएम में आएगा। यूसीएम में मैं पहले बता चुका हूँ सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन आएगा, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। अगर ये कोई बॉडी है, पार्टिकल है, इसका स्पीड अपना बढ़ता जा रहा है या घटता जा रहा है, तो स्पीड का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, मतलब स्पीड वेरिएबल है। तो ये जब मैग्नीट्यूड भी चेंज आएगा तो हम लोग बोलेंगे उस पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा, उसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा या तो नीचे की तरफ होगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि डी, सिर्फ आप लोग यहाँ पर वेलोसिटी जो लिख रहे हो उसका मैग्नीट्यूड कीजिए, मतलब मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है तो इसको बोलेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अगर देखिए अगर यूसीएम होता, यहाँ पर देखिए यूसीएम अगर होता, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर होता, तो वहाँ पे आपको पता है कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब स्पीड को। यूसीएम में स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है कांस्टेंट, ये स्पीड को बता रहा है। यूसीएम में स्पीड कांस्टेंट होता है, तो जब उसका हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो एटी आएगा। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। इसीलिए यूसीएम में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं पाया जाता है, तो वो होता है 80 0, ठीक है, ओके। तो ये भी बात क्लियर होगी कि यूसीएम में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। ये एक बार एक क्वेश्चन आया था, उसको मैं लिख दिया। इसको मैं स्ट्रेट लाइन में जब शुरू में बता रहा था तो मोशन इन 1D में भी इसको समझाया था। फिर से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से बताता हूँ, ठीक है। इसमें क्वेश्चन ये था कि एक बॉडी रोटेट का सर्कुलर मोशन में है, घूम रहा है, तो उसकी स्पीड डायरेक्ट लगातार बढ़ती जा रही है, 20 से 30, 30 से 40, 40 से ऐसे 50 बढ़ती जा रही है। अगर स्पीड मैग्नीट्यूड धीरे धीरे बढ़ती जाएगी तो उसमें एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन आएगा तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम होगा। तो उस वक्त ये दोनों के बीच में VT और AT के बीच में क्या एंगल बनेगा? तो एक्यूट एंगल बनेगा 90 डिग्री। यही पूछा गया तो कैसा एंगल बनेगा? तो जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो दोनों एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में आएंगे, तो दोनों के बीच में एंगल एक्यूट बनेगा। फिर देखिए दूसरा पॉइंट है कि अगर वेलोसिटी डिक्रीज होगी, अगर डिक्रीज होगी मतलब स्पीड क्या हो गया, 30 से 20, 20 से 10 कम होता गया, जा रहा है इसी डायरेक्शन में। वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, ऐसे जा रहा है, मतलब ऊपर की तरफ है। लेकिन उसमें इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम होने के कारण ये उसमें रिटार्डेशन आ रहा है। तो रिटार्डेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन का ठीक उल्टा होता है। तो अभी डायरेक्शन क्या होगा?
AT नीचे की तरफ आएगा और BT ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो दोनों का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, तब इसमें मोर देन 90 डिग्री एंगल बनेगा, तो आएगा आंसर इसका ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ओके। तो आपने पहले पढ़ा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दूसरा पढ़ा टेंजेंशियल, तीसरा हम लोग पढ़ते हैं नेट। देखिए तीसरा हमारा एक्सेलरेशन है नेट एक्सेलरेशन। ये भी आपका नॉन यूनिफॉर्म इस यूसीएम में आएगा, नॉन यूसीएम में आएगा। टोटल चेंज इन वेलोसिटी, इसका टेंजेंशियल इस डायरेक्शन में हमने देखा था, सेंट्रीपिटल तो इस डायरेक्शन में होता है, तो दोनों का नेट इफेक्ट मिलेगा, इसको बोलेंगे नेट एक्सेलरेशन। तो इसका फॉर्मूला पैरेललोग्राम लॉ से आप ये लिख सकते हैं, इसको हम लोग कैलकुलस में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, dv/dt का टोटल मैग्नीट्यूड देते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग नेट एक्सेलरेशन। ये भी आता है नॉन यूसीएम में। अगर यूसीएम होगा तो देखिए आपका यूसीएम में ए नेट कितना मिलेगा। यूसीएम में AT 0 होता है, इसीलिए ए नेट जो मिलेगा इस पर यहाँ से देखिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर ही मिलेगा। अगर यूसीएम में ए नेट पूछा भी जा रहा है तो आप बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो आएगा वही होगा। ठीक है, अब हम लोग का चौथा नंबर है एंगुलर एक्सेलरेशन। चौथा नंबर है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अब पढ़ते हैं हम लोग फोर्थ नंबर एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन जिसको अल्फ़ा से नोट करते हैं, तो ये आपका एवरेज लिखेंगे तो डेल ओमेगा बाई डेल टी आएगा। अगर अल्फ़ा इंस्टेंटेनियस लिखेंगे तो डी ओमेगा बाई डी टी आएगा, ये रहेगा। और इसके बाद इसका यूनिट होगा, इसका यूनिट क्या होगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, जो हम लोग चार एक्सेलरेशन, चौथा एक्सेलरेशन पढ़ रहे हैं, तो इसका यूनिट रेडियन में आएगा। इससे पहले जितना भी था सभी का यूनिट आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसका डायमेंशन आएगा, डायमेंशन में ऊपर में ओमेगा है, तो ओमेगा का क्या था, ओमेगा का डायमेंशन था ये m0 L0 t-2, ये इसका डायमेंशन हो जाएगा। फिर इसका वेक्टर फॉर्म क्या है, वेक्टर फॉर्म है r इंटू अल्फ़ा, r क्रॉस अल्फ़ा। ठीक है, r क्रॉस अल्फ़ा। अब इसमें आप देखिए, अगर हम लोग जब टेंजेंशियल, ये भी आएगा, जब ये कब आएगा, नॉन यूसीएम में आएगा। अगर AT 0 हो जाएगा, यूसीएम में क्या होगा, यूसीएम में AT 0 हो जाएगा, AT 0 हो जाएगा तो अल्फ़ा भी 0 हो जाएगा। ठीक है, मैं इसे जो बता रहा हूँ छोटी छोटी बातें, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें बने हुए हैं। आप अगर NCERT का क्वेश्चंस को फॉलो करेंगे या प्रीवियस ईयर का, तो आप पाएंगे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो अगर यूसीएम की बात करें तो उसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 आता है, तो अल्फ़ा भी 0 आएगा। ये अल्फ़ा कब मिलेगा, जब हम लोग का नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। ठीक है, अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ तक तो हमने पढ़ा, यहाँ तक हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, यहाँ तक हमने देखा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन, जो सर्कुलर मोशन में क्या क्या आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ओके, देखिए अगला लीनियर मोशन और एंगुलर, मतलब सर्कुलर मोशन, एंगुलर मोशन बोलिए या सर्कुलर मोशन में एनालॉजी दिया मैंने, कंपैरिजन दिया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए, बहुत सारे न्यूमेरिकल बन जाएंगे। आपने जैसे स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन बनाया है, उसी तरह इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए, उसी हिसाब से यहाँ भी इक्वेशन आप फॉर्म कर सकते हैं और क्वेश्चंस बना सकते हैं। यहाँ पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग S बोलते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट लेके रख दीजिए, ये बहुत काम का चीज़ है। ये आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, इसके यहाँ पर एंगुलर में थीटा बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी, यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फिर यहाँ पर देखिए v = u + AT, तो v के जगह पर ω2, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ω1, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, a की जगह अल्फ़ा आ गया। तो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को हम ऐसे दिखा सकते हैं। और चौथा जो nth वाला है वो भी दिखा सकते हैं, यहाँ मैं दिखाया नहीं, आप दिखा सकते हैं। ठीक है,
तो ये समझना, कंपैरिजन समझना बहुत आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग यहाँ से आसानी से अगर लीनियर मोशन में क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे दिया हुआ एक फ़ैन रोटेट कर रहा है, उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालिए, फिर बोलेगा कि आफ्टर 5 सेकेंड उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इनिशियल दी होगी तो भी निकाल सकते हैं आप। ठीक है, तो न्यूमेरिकल बनाने के लिए मैं ये दिया आपको कंपैरिजन, फिर वो क्वेश्चन बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले एंगुलर वेलोसिटी का आरपीएम का रिलेशन मैं नहीं बता पाया था, अभी मैं बता देता हूँ। ठीक है, देखिए इसको आप याद रखिएगा, दोनों का कंपेयर करके पढ़ना बहुत आसान होता है। जो पहले आपने समझा है उसी के हिसाब से आप इसको भी समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले मैं बताया था आरपीएम का से रिलेशन बता देता हूँ, फिर उस क्वेश्चन पे जाता हूँ, वो बताना मैं भूल गया था। तो इसका मतलब रोटेशन पर मिनट होता है। ठीक है, तो एक बार अगर रोटेट करता है कोई बॉडी, अगर मान लो यहाँ से एक बार पूरा रोटेट करता है, हम लोग को बदलना है इसको रेडियन में, रेडियन मतलब एंगल में बदलना है। तो एक चक्कर अगर पूरा लगाता है तो कितना एंगल बनाएगा, पूरा एक चक्कर में 2 पाई बनाएगा, तो 360 डिग्री, तो 2 पाई हो गया। और ये मिनट को आप 60 मिनट को मिनट में रख सकते हैं, या आरपीएम से रेडियन पर सेकंड में जाना है ना, तो 60 सेकंड कर दीजिए, तो क्या आएगा 5/30 रेडियन पर सेकंड। तो आरपीएम का रिलेशन आ गया 5/30 रेडियन पर सेकंड, 1 आरपीएम इक्वल टू। आप साथ में आरपीएस भी कर सकते हैं, आरपीएस का मतलब रोटेशन पर सेकंड होता है, तो यहाँ पर सेकंड डाल दीजिए, तो सिर्फ आपका रिलेशन आएगा। अगर हम आरपीएस रखें, यहाँ पर आरपीएस रखें तो इसको बोलते हैं रोटेशन पर सेकंड, तो 2 पाई ओनली आएगा रेडियन पर सेकंड। तो 1 आरपीएस 1 रोटेशन पर सेकंड का मतलब होता है 2 पाई रेडियन पर सेकंड। ये दोनों को आप रट लीजिए, बहुत सारे न्यूमेरिकल में आपके काम आने वाले हैं। ठीक है, अब चलिए उस न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका एक लेक्चर और आएगा अभी, इस लेक्चर में हम यहाँ तक पढ़ते हैं, इसको सॉल्व करने के बाद ये लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेंट्रीपेटल फोर्स के बारे में हम लोग एक्स्ट्रा फिर एक लेक्चर में और लेक्चर नंबर 20 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है v = 40, v = 40 दिया हुआ है, बोला r 3 मीटर दिया हुआ है, तो बोला AC निकालिए सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, v²/r। ये ओमेगा का फॉर्म में भी होता है। क्वेश्चन में अगर ओमेगा दिया रहेगा तो ओमेगा आपको पता है v/r, तो यहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, इंटर रिलेशंस हैं। तो AC का मतलब क्या होगा, v²/r, तो v है 4t, कितना टाइम बोला है, 3 सेकंड बोला है, तो 4 × 3 का स्क्वायर बाई 3, तो ये आ जाएगा आपका 16 × 9/3 कट गया, तो 48 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब आपको निकालना है AT निकालना है। AT होता है कि V का आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, V कितना आपके पास है 4t है, तो इसका डिफ्रेंशिएट कितना आएगा 4 आएगा, तो कुछ पुट भी नहीं करना है, तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर AT आ गया। फिर आपको निकालना है A नेट निकालना है, तो A नेट का फॉर्मूला क्या है, A²C + A²t, तो 48 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, वो जितना भी आएगा आप जोड़ लीजिए, उतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ओके, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आपको निकालना है A नेट हो गया, अल्फ़ा निकालना है। अल्फ़ा के लिए क्या है, R × AT है, तो R कितना है 5 है, 3 है, AT कितना है, AT हम लोग का निकल गया 4, तो ये आ गया 12 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको मिल गया कैसे, AC मिल गया, AT मिल गया, A नेट मिल गया, अल्फ़ा मिल गया, चारों मिल गया 3 सेकंड पर।
बहुत तरह से यहाँ पर क्वेश्चन चेंजेस आ सकते हैं, सब मैं नहीं बना रहा हूँ। जैसे यहाँ पे सिर्फ 4 होता, अगर सिर्फ 4 होता तो आपका यहाँ पे AC तो मिल जाता, तो इसके बाद आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 4 आपको ये 0 मिलता, 80 0 मिलता, फिर A नेट AC के बराबर मिलता, फिर अल्फ़ा 0 मिलता। ठीक है, तो इस तरह से आप जब सॉल्व करेंगे तो MCQ क्वेश्चंस का आंसर आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ का बना कर दिखाता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। यहाँ पर ओमेगा भी दे सकते हैं, तो ओमेगा को आप V में बदल लीजिए और बना लीजिए। जैसे सपोज कि यहाँ पर दिया हुआ है 4 ओनली दिया हुआ है, 4 दिया हुआ तो AC आप फाइंड कर लेंगे V²/r, तो 4A²/3 16/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर अगर आपको फाइंड करना है 8 A नेट AC हो गया, 80 फाइंड करना है, तो 80 के लिए ये होगा, तो V तो कांस्टेंट है तो 0 आ जाएगा। फिर आप फाइंड कीजिए A नेट क्या होगा, A²C + A²T, तो सिर्फ AC जो आएगा वही आंसर होगा, 16/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर आप फाइंड कर लीजिए अल्फ़ा, फाइंड कर लीजिए। ठीक है, अल्फ़ा क्या होगा, R × 80, तो R 80 तो 0 है ना, तो अल्फ़ा भी 0 आएगा। तो इस तरह से आप UCM, इसको ये किसका एग्जांपल है, UCM का एग्जांपल है। UCM में देखिए ये 2 टर्म 0 मिलेगा आपको, 80 और अल्फ़ा 0 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ तक हम लोग का बेसिक जो चीज़ें हैं उसका कैलकुलेशन हमने सीखा। हम लोग अगले लेक्चर में सीखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स और उससे रिलेटेड जितने भी एग्जांपल्स हैं उसको। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।